इसके अंदर में फीचर्स बहुत प्यारे हैं, ब्रेक टाइम पे नहीं लगेंगे और इससे मर जाओगे लिटरली। और सिटी में लोएस्ट माइलेज दिया है 12 से 13 रेव करते तो व्हीली पॉप हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि इसकी सर्विस नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। और आज है हमारे पास में एंट्री लेवल सुपर बाइक बोल सकते हैं आप इसको। यह है एप्रिलिया RS 457 जो बजट के अंदर आपको सुपर बाइक वाले लुक्स देने वाला है। पावर क्या है इसके अंदर सब बात करने वाला है और हम इसके ऊपर एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं डिटेल्ड। लास्ट टाइम आपने देखा था अभिषेक भैया को और उन्हीं की बाइक है ये वाली NS 400Z का वीडियो देखे थे। वो वाला वीडियो भाई काफ़ी अच्छा चला है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया बाइक के बारे में एंड इनको इसका भी अच्छा खासा नॉलेज है, काफ़ी चला के इस बाइक को। और ये भी जो ओनरशिप रिव्यू है काफ़ी हम डिटेल में रखने वाले हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे इसके अंदर। एंड जो भी आपको लग रहा है, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हो, वो हम सब आंसर करेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन भैया यही है कि जैसे ये विदर्भ की आपने बोले फर्स्ट बाइक है और नागपुर में इसका सर्विस सेंटर नहीं है और नागपुर में बिकती भी नहीं है बाइक, तो आपने इसको क्यों लिया? क्योंकि एट द एंड सर्विस का इशू आएगा, आप सर्विस कहाँ कराने जाते हो और आपने कहाँ से लाई इस बाइक को? देखो यार, मेरा जब कहना चाहिए जब ये लॉन्च हुई थी ना तभी लेने का मन बन गया था। कहाँ पे लॉन्च होने वाली है, 30 सिटीज़ बोला था। मुझे लगा Tier 3 तक के तो आएगा। तो खैर नागपुर में नहीं आया बट पुणे में आ चुकी थी, तो मैं बुक कर चुका था ऑलरेडी गाड़ी और मुझे पुणे से यहाँ लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं जिस तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ से 550 पे इंदौर पे है सर्विस स्टेशन, दूसरा है हैदराबाद पे 500 किलोमीटर पे और 750 किलोमीटर से यहाँ से पुणे। तो मैं बोला कि मैं एक राइड करने जाऊँगा तो मेरा सर्विस हो जाएगा। हाँ। तो सर्विस मेरा कंसर्न नहीं था। मेरा कंसर्न एक ही था कि मुझे बाइक में ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इसके पहले मेरे पास में R3 थी जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा चीन वगैरह जो एक्सीडेंट में डैमेज हुआ था, उसके बाद से मैंने डबल सिलेंडर बाइक नहीं चलाई थी। अच्छा। 650 ली थी, सेकेंड हैंड ली थी, बहुत रोया मैं उसके पीछे और 4-5 महीने चला के मैंने बेच दी थी। तो मुझे 2 सिलेंडर बाइक ही चाहिए थी और अच्छे खासे रेट पे भी आ गई थी, तो मैंने इसको लेना चूज़ किया कि भाई ये ले लेते हैं। फिर भी मुझे ऑन रोड प्राइस बता दो और आपने कहाँ से लिया इसको मैंने पुणे में AK मोटर्स है, वहाँ पे मुझे अलॉट हुआ था। क्योंकि इसमें जब नई नई गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसमें एक सिंपल सी एक चीज़ की गई थी कि किसी को कोई डिटेल्स पता नहीं, ना डीलर को गाड़ी किधर है पता है, ना कंपनी को पता है कि हम कहाँ भेजने वाले हैं। अच्छा। लास्ट में गाड़ी आने के 15 दिन पहले अलॉटमेंट आता है AK मोटर्स के अंदर में कि भाई आपकी गाड़ी हमारे को अलॉट हो गई है, आपको यहाँ से लेके जानी पड़ेगी। तो आप पुणे से इसको चला के लेके आए? हाँ, मैं पुणे से इसको चला के लाया था। जैसे आप 750 किलोमीटर चला के लाओगे तो आपकी फर्स्ट सर्विसिंग की डेट तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट आ गई होगी फिर। नहीं यार, मेरा कंसर्न ये था कि भाई ठीक है मैं वहाँ से डिलीवरी ले लूँ और मैं ट्रांसपोर्ट में गाड़ी डाल के अगर लाऊंगा तो गाड़ी घर में आने से पहले स्क्रैच ना लग जाए, कुछ टूट फूट ना हो जाए, क्योंकि फिर तो उसके लिए वापस मुझे पुणे जाना पड़ता। ऐसी गंदी गाड़ी लेकर के तो घूमता नहीं था टूटी फूटी, और नई चीज़ पहले टूट जाए तो बहुत बेकार लगता है ना। इस वजह से मैंने प्रीफर किया कि मैं चलाते हुए लाऊं। 250 किलोमीटर समथिंग जो बचा हुआ था तो मैंने सिटी में चला करके ख़त्म किया और मैं पहला सर्विस हैदराबाद करने गया था। और मुझे तब तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पे आकर के सर्विस करके जाते हैं। यहाँ पे जो एप्रिलिया है नागपुर में, देवकुले मोटर, वहाँ पे सर्विस करके जाते हैं। फर्स्ट सर्विसिंग जो कराई वो हैदराबाद में जाके कराई? हाँ, मैंने पहले मेरे को क्विक शिफ्टर लगवा के लेना था। चार्जिंग सॉकेट नहीं आता है इसके साथ में, तो वो लगा के लेना था और मुझे बबल विंडशील्ड चाहिए थी बट वो मिली नहीं मुझे, बट 2 चीज़ मिल गई, क्विक शिफ्टर मिल गया और चार्जिंग स्लॉट मिल गया मुझे। फिर मुझे 528 की ऑन रोड पड़ी थी प्लस क्विक शिफ्टर और ये सारा कुछ मिला के मेरे को 570 की ऑन रोड पड़ी गाड़ी। ये गाड़ी का एक चीज़ बहुत अच्छा है, आप 180 से 200 जो इसकी टॉप स्पीड है वहाँ पे भी जाते हो तो वो उतना ही टाइम लेती है जो 0 से 20 में लेती है। मेरा वेट ज़्यादा है तो भी गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 200 जाती है। कोई हल्का भी बंदा बैठा है वो 200 जाती है। उसको मतलब 200 पे एकदम ऐसा लगता है कि कट लगाया है इंजन को, तो 200 जाके ही रुकेगी। उसका वेट के कारण वो 200 नहीं जाएगी ऐसा नहीं है। आई गेस इसकी टॉप स्पीड भी 200 के ऊपर हाँ, 201 पे जाकर के खत्म हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। अगर आप ढलान पे है तो 207 तक के गई है। बट वही है कि 201 से ज़्यादा तो मैंने नहीं, स्लोप अगर नहीं है तो गई नहीं। तो आपकी मैक्स आप कितना लेके गए उसको भगा के? मैं लेकर के गया हूँ इसको 193 आई गेस। मुझे करेक्टली ख्याल है मैंने 184 एक बार किया था, 193 एक बार किया है, वो भी मैंने सारे गियर पहन के किया। एंड आपने इसको टोटल कितना चला चुके अभी तक के? इसको मैं 6100 समथिंग चला चुका हूँ। एंड फर्स्ट सर्विसिंग इसकी कब हुई थी? इसकी फर्स्ट सर्विसिंग मैंने 1200 किलोमीटर पे के पहले, मतलब 1000 वगैरह चली थी तभी करवा लिया था। यहाँ से मैंने ट्रांसपोर्ट में गाड़ी डाल करके हैदराबाद भेज दी थी। और हैदराबाद से चलाते हुए सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर मैं नागपुर पहुँचा था। अच्छा। और सेकेंड सर्विस मेरे को यहाँ पे ही आके करके चले गए वो लोग। 5000 5,500 पे वो सर्विस हुई थी और 5000 रुपीज़ ही लगा था। तो जैसे आपने हैदराबाद में किया था आपको तब कॉस्ट क्या पड़ा था सर्विसिंग का? तभी मैंने यार टोटल 28,000 रुपीज़ समथिंग भरे थे तो पकड़ के। हाँ, क्योंकि 3,700 इसका सर्विस कॉस्ट है विदाउट लेबर, और क्विक शिफ्टर मुझे 2100 1000 रुपीज़ का वो था और कुछ चार्जेस थे।
वैसे 27,000 समथिंग में गया था मुझे। एंड जब वो लोग यहाँ पे आए थे तो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है क्या? हाँ, 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि वो सारा कुछ कैरी करके आते हैं, 2-3 लोग आते हैं। हाँ। इसमें गाड़ी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जा रहे हैं, जैसे कि बैटरीज जो है ये ड्राई बैटरी नहीं है, तो ड्राई बैटरी अगर होती है तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देती है, ये ड्रेन ऑफ हो जाती है जल्दी। अच्छा। तो उसकी गाड़ी ड्रेन ऑफ हो गई थी, उसके बाद में उसने चार्ज बैटरी लगाई तो एमआईडी ख़राब हो गया था। मेरा भी एमआईडी के अंदर में प्रॉब्लम आया है, मेरा भी ड्रेन ऑफ हो गया था बैटरी। तो अभी इंडिकेटर्स चालू नहीं है, बट हाँ इन्होंने भेज दिया है पुणे में, जब भी वो लोग आएंगे तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा लेकर के आएंगे। अब जैसे RS 457 को लेने का रीज़न क्या था, क्योंकि इसके सेगमेंट में और कौन सी बाइक्स आती है जो इसको टक्कर देती है, ऐसा कुछ? देखो इसमें R3 एक आती है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर है, 42 bhp का पावर निकालती है। बहुत ओल्ड फैशन गाड़ी हमारे को इंडियंस को वापस से दे दिया है यामा वाले ने। उसमें कुछ नहीं, धनिया डाल करके ला दिया है, वही वाला चीज़ है पुरानी गाड़ी पे नया करके। दूसरी मेरे को इसका लगता है कंपैरिजन ना यतीश भाई ये है कि आप इसको निंजा 400 से कंपेयर कर लीजिए कवास्की की, या 500 से कर लीजिए, क्योंकि जो आपको निंजा 500 बोलता है उसकी एक्चुअल वर्किंग सीसी जो है वो 443 की है। ओके। और ये जितना सीसी है इसका वर्किंग उतना ही बोलता है, 457 है, 457 ही बोलता है। इसको 500 भी बोल सकता था, 4 मतलब 460 भी बोल सकता था। दूसरी चीज़ कि इतने कम बजट के अंदर में इतनी प्राइस्ड और इतनी फीचर प्रूफ गाड़ी कोई भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। कवास्की का यहाँ पे है शोरूम, बट वो कंप्लीट बिल्ड यूनिट आता है, CBU यूनिट आता है, तो लगभग 7 लाख से 6 लाख समथिंग जाता है, 7 लाख। 400 जो आती है 5 लाख 23 या 24 की पड़ रही थी मुझे विद डिस्काउंट, बट मैंने ये वाली गाड़ी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये उससे ज़्यादा फास्ट है, उससे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल भी लगी। लोग बोल रहे हैं कि हाँ कंट्रोल ज़्यादा आता है 500 के अंदर में। इनिशियल के मामले में KTM 390 लोग इसके भी कंपेयर करने लग रहे हैं 390 को, बट बता दूं कि KTM 390 जैसे इनिशियल पिकअप है उससे भी खतरनाक इनिशियल इसका है, तो ये 500 को इनिशियल में तो बहुत पीछे छोड़ जाती है। ओके ओके। एंड जैसे आप कंफर्ट की बात हो ही रही तो मेरे को इसकी सीट का कंफर्ट बता दो। आपने इसे लॉन्ग टूर जैसे की है तो सीट का कंफर्ट कैसा है, पिलियन राइडर का भी? देखो ऐसा पर्सनली अगर बैठा हुआ है ना बंदा पीछे कोई, तो अनकंफर्टेबल हो जाता है राइडर के लिए। हाँ। अदरवाइज सस्पेंशन वगैरह का बोला जाए कंफर्टेबल है कि नहीं, सस्पेंशन बहुत अच्छे है, बट गाड़ी की जो पोजीशनिंग है वो सीरियसली 2 लोगों के बैठने के लिए नहीं है। अब मेरे को इसके इंजन के बारे में बता दो, पावर कितनी जनरेट करता है? हाँ, कॉम्पिटिटर की बात करते वक्त में मैं वही बता रहा था कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया है। R3 के अंदर में पावर आता है 42-43 bhp, इसके अंदर में आता है 47.6 मतलब 48 bhp राउंड फिगर अगर पकड़ते हैं तो 43 bhp ही लगभग आता है 500 में, सॉरी 400 में, और 45 bhp आता है 500 में। 45 है 500 का, 400 का है 43। तो अभी जो 390 है वो 46 का देती है, बट पता है क्या KTM के अंदर में एक प्रॉब्लम है कि आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं तो एकदम ब्रूटली पावर दे देती है। सिंगल सिलेंडर होने का वो पता फील होता है कि सिंगल सिलेंडर है भाई, पावर जनरेट कर दिया, अब भागो। एम्पल ऑफ पावर रिस्टोर्ड करके रखा हुआ फील जो होता है ड्यूल सिलेंडर में, वैसा फील सिर्फ डबल सिलेंडर ही दे सकती है। जैसे 4 सिलेंडर के अंदर में और ज़्यादा कंफर्टेबल इंजन रेविंग होता है, वैसे इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल रेविंग हो जाता है इंजन का। अगर मैं बात करूं कि मैंने निंजा क्यों ली, 400 थी, 300 थी, 500 थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा पे करके मेरे को अगर पावर इसमें ज़्यादा मिल रही है ड्यूल सिलेंडर के अंदर में, मुझे फीचर्स उन सब गाड़ियों से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसको प्रीफर करूँ। उसमें क्विक शिफ्टर नहीं आते हैं, उनकी 900 में क्विक शिफ्टर नहीं है, मेरे को 500 में एडिशनली सही बट क्विक शिफ्टर तो दिया। 390 के अंदर में क्विक शिफ्टर की ज़रूरत, अब मुझे लगता है कि जहाँ पे नेकेड बाइक्स कितनी भी अच्छी हो, क्विक शिफ्टर की ज़रूरत 100 के ऊपर में जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तभी पड़ती है। अदरवाइज आपके क्विक शिफ्टर फंसने ही फंसने हैं। अगर आप 4,500-5,000 RPM पे क्विक शिफ्टर मार रहे हो मतलब टाइम पास कर रहे हो आप लगभग 7,000-8,000 RPM पे जाकर के अगर क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहे हो तब आपका मज़ा है। क्योंकि क्या है, मैं जब 0 to 100, 0 to 150 जब चेक कर रहा था तब मेरा 100 जो है ये थर्ड गियर पे 100 बहुत 4.6 सेकंड में कर देती है। तब मुझे ये पता था कि भाई तब मेरे को क्विक शिफ्टर मारना है, और ये 4.67 सेकंड्स के अंदर में 100 चली जाती है 0 to 100। एंड अब एक बार एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुना दो गाड़ी की। एग्जॉस्ट की आवाज़ चेंज करके सुनाऊंगा। चेंज इन द सेंस आपने एग्जॉस्ट चेंज किया क्या? नहीं चेंज नहीं किया है अभी। तो करने का प्लान है कुछ आगे? मैं AR लगवाऊंगा जब सर्विस से बाहर हो जाएगी गाड़ी।
जैसे आप बोल रहे हैं कि फीचर्स बाकी बाइक से ज़्यादा आते हैं, तो इसके अंदर ऐसे क्या फीचर्स आते हैं? देखो यार, फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें है। ओके। ट्रैक्शन कंट्रोल इस क्या बोलते भाई, R3 के अंदर में नहीं दिया हुआ। हाँ। 400 में है, बट 43 bhp लेकर के मैं ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या करूँगा? ज़रूरत है, बट जब आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ जा रही है, मतलब 500-600 सीसी की बाइक जब आप लेके जाते हो, तो ट्रैक्शन कंट्रोल किसका इनेबल्ड ज़्यादा अच्छे से है। 3 मोड है, इजीली लग जाते हैं। सिंगल क्लिक मोड्स थे इसमें। दूसरी चीज़, पावर के साथ साथ में फीचर, मतलब जितने फीचर रिक्वायर्ड है वो सारे हैं। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल। और सबसे प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा इसका ये लगा कि भाई सर्विस नहीं है, यही एक प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा कि यार सिर्फ सर्विस के लिए कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। अदरवाइज हम इतनी राइड करते हैं कि हम लोग 500 किलोमीटर जा करके सर्विस करवा सकते हैं। तो वो एक चीज़ थी। और इसके फीचर्स के अलावा जो इंजन के फीचर्स हैं ना, वो सीरियसली मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये हर गियर में आपको उतने ही एफर्टलेसली आपको स्पीड दे देती है। दूसरी चीज़, इसका राइड बाय वायर इतना लेटेंसी फ्री है कि आप जैसे ही खींचते हैं आपकी गाड़ी आगे चले जाती है। मतलब हायर एंड की बाइक जो होती है ना, लीटर क्लास बाइक्स, उसकी तरह इसका फीडबैक आता है। बाकी आप देख लीजिए, राइड बाय वायर तो आई थिंक 400 सीसी में है भी नहीं निंजा में, 500 में दिया है, बट ना उसके अंदर में भी लेटेंसी आती है। तो वो राइड बाय वायर इसका पूरा मतलब परफेक्टली काम करता है। तो मुझे वो एक चीज़ अच्छी लगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम है। अच्छा। और हाँ, इसके अंदर में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी गाड़ी चालान नहीं होगी अगर आप इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। तो इसके ऐप के थ्रू अगर आप लगा देते हैं मैप, तो जिस रोड पे जितनी टॉप स्पीड है वहाँ पे जाकर के ये सिग्नलिंग देने लगती है कि भाई 60 की स्पीड है, और बार बार 60 लिख कर के आता है प्रॉपर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिटी के अंदर में ना, मैं जब पुणे से आ रहा था फर्स्ट टाइम में बाइक, तो मैं जैसे ही ब्लिंक होने लग रहा था 60 का, तो मैं कम कर ले रहा था। उस वजह से कई बार ये होता है ना कि भाई छुप करके लोग लगा करके रखते हैं मशीन से। हाँ, तो वो चालान नहीं होंगे इस गाड़ी से अगर फॉलो किया आपने तो। अब मेरे को वो बता दो हीटिंग के बारे में और वाइब्रेशंस कैसे? यार, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। हीटिंग है, हीटिंग काफ़ी ज़्यादा आती है इसके अंदर में। और एक बार हीट हो गई गाड़ी तो काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है। बट वही है कि इंजन आपको दे रहा है पैरेलल ट्विन है, तो पैरेलल ट्विन का सबसे बड़ा अगर एक ड्रॉबैक में गिना जाए तो उसकी हीटिंग ही है। तो हीटिंग होती है, बट कूलेंट अच्छा काम करता है। अब इतने अगर स्पीड में गाड़ी भगती है तो इसके ब्रेकिंग के बारे में बता दो। ब्रेक तो चेंज ही कर देने चाहिए। क्या बोलूँ क्या, ये भी नहीं समझ में आता है। इतनी बड़ी बाइक लेकर के चल रहे हैं और ब्रेक टाइम पे नहीं लगेंगे तो आपका मरना निश्चित है, और इससे मर जाओगे लिटरली। तो मैंने सिरामिक ब्रेक पैड्स ऑर्डर की है, तो वो आते ही मैं इसमें इंस्टॉल करवा लूँगा। और इसके रेसिंग ब्रेक पैड्स दे रहे हैं वो 9500 के ऑर्डर है। अब जैसे मेरे को ये बता दो, गाड़ी की आपने मैक्स माइलेज कितना निकाला अभी तक और कितना देती है माइलेज सिटी और हाईवे पे? हाईवे पे अगर आप 120-130 चला रहे हो तो लगभग इसका आ जाता है 30 के आसपास भी दिया है गाड़ी ने। और सिटी में लोएस्ट माइलेज दिया है 12 से 13। इतना कम? सिटी में नहीं देती भाई माइलेज। इसको जनरली क्या होता है ना, सिंगल सिलेंडर बाइक्स का ही प्रॉब्लम होना चाहिए मेरे को जो लगता है वो, उस हिसाब से कि सिंगल सिलेंडर बाइक को जैसे आप कम स्पीड पे चलाते हो, हायर गियर्स पे चलाते हो, तो वो बहुत प्यारा एवरेज देती है। इसके साथ में उल्टा है। अब आप इसको कंफर्टेबली, मैं हैदराबाद से आते वक्त में 130-140 चला रहा था एवरेज स्पीड, तो मुझे इसने 30 का दिया। अब सबसे लास्ट में हम बात कर रहे हैं भैया प्रोज एंड कॉन्स की। बाइक के मेरे को कुछ प्रोज बता दो, कॉन्स बता दो। देखो यार, कॉन्स से मैं पहले शुरुआत करता हूँ। इसके बेसिकली मुझे जो कॉन्स लगते हैं वो इसका ब्रेकिंग सबसे बड़ा कॉन है कि भाई सबसे घटिया अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ है इस गाड़ी के अंदर में तो वो है उसकी ब्रेकिंग। और दूसरी चीज़ कि इसकी सर्विस नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है। और सर्विस का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी सर्विस टाइम पे नहीं करवाएं और इसके सिस्टम में वो अपडेट नहीं हुआ तो ये लगभग 100 किलोमीटर चल कर के सिर्फ 30 की स्पीड में चलती है। अच्छा। आप इसको विदाउट सर्विस करवाए चला नहीं सकते। और इटालियन बाइक है, डीएनए तो इटालियन ही आता है ना। तो इटालियन बाइक का सबसे कॉम्प्लेक्स होता है उसका इंजीनियरिंग, उसका इंजन का इंजीनियरिंग हो गया। इसका सबसे अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो वो है इसका इंजीनियरिंग। और इसको अगर सर्विस नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये गर्लफ्रेंड मटेरियल है, वाइफ मटेरियल नहीं है। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अभी RS 457 लिया है, GT से लगा रहे हैं, बोले GT को हरा रहे हैं हम लोग। अरे भाई GT बनी नहीं यार इसके साथ रेस करने के लिए, इसके साथ में लगा लो 650, हार जाएगी ये। तो ऐसी चीज़ है, कौन सी बाइक है हमको सबसे पहले वो पता होना चाहिए। और वो उसी चीज़ के लिए उसका सीटिंग कंफर्ट दिया गया है, वो वैसा ही है। आपको छोटा मोटा कपल राइड मारनी है या विथ पिलन मारनी है तो छोटी राइड्स के लिए ओके, वो चीज़ समझ के लेने पड़ेगी। हाँ, एंड अभी अब प्रोज की बात करते हैं। प्रोज यार, सबसे पहला इसका लुक।
ये अपने बड़े सिबलिंग्स की तरह दिखती है हाँ, वो है ना। तो है। तो मतलब कोई ऐसा ये नहीं है अभी। फोटो में पता नहीं कैसा आ रहा होगा, बट जब आप ये बाइक को सामने से देखोगे तो ये काफ़ी बल्क लुक देती है और सुपर बाइक वाली फील देती है बजट के अंदर एक। अब बजट के अंदर में सुपर बाइक वाली इनिशियली सुपर बाइक एंट्री लेवल सुपर बाइक ही है। हाँ। 450 सीसी के ऊपर की कोई भी बाइक है वो सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में आ जाती है। अब उसको सुपर स्पोर्ट्स बोलूँ नहीं बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि भाई अपनी गाड़ी है, अब तारीफ किए जा रहे हैं। एंड बाकी अब और प्रोस क्या है इसके अंदर? इसके अंदर में फीचर्स बहुत प्यारे हैं। फीचर्स के अलावा इसका राइडिंग कंफर्ट और राइडिंग स्टेबिलिटी, ये तीन लगभग चीज़ें जो है वो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कवासकी से भी बेहतर है 500 के अंदर में। हाँ, सीटिंग कंफर्ट उसका थोड़ा सा लीन कम करना होता है। वो सुपर स्पोर्ट्स मतलब टूरिंग स्पोर्ट कैटेगरी में आती है और ये कम्प्लीटली एग्रेसिव ट्रैक बाइक के हिसाब से प्लान की गई है। दूसरी चीज़ इसका इंजन के अलावा इसके डिज़ाइनिंग में जो सबसे अच्छा चीज़ जो मेरे को प्ले करता है वो है इसका अलॉय का कलर। खैर ये फीचर और ये इसमें नहीं है, मतलब लुक्स का ही पार्ट है। तीसरी चीज़ इसकी कटिंग बहुत प्यारी आती है और व्हीली पॉप हो जाती है इसकी लिटरली। आप अगर जब पहले तीसरे गियर पे आप जब करते हैं चेंज और इकट्ठे रेव करते हैं तो व्हीली पॉप हो जाती है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ना रहे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसमें व्हीली कंट्रोल वगैरह दिया नहीं है? नहीं, इसमें व्हीली कंट्रोल नहीं है। और सीरियसली यतीश भाई, मैं मैं ज़्यादा अभी व्हीली मारता नहीं हूँ, बट व्हीली के अंदर में एक ना लेफ्ट साइड में पुलिंग इसका जो इशू है, कॉन्स के अंदर में मैंने दो ही बताए थे। एक लेफ्ट साइड में जो पुल कर रही है वो है, तो थोड़ा सा हायर सीसी बाइक्स जो चला के उनको पता है कि वो उधर जाता है। अभी सभी गाड़ियों में नहीं जाता है बट इसमें जा रहा है। ओके। तो ये कॉन में आप कंसीडर कर सकते हैं। मैंने 2 बोले थे, 3 हो गए। अभी ये मुझे याद आ गया इसका। तो जब व्हीली पॉप करते हैं ना तो ये लेफ्ट की ओर लेने लगती है गाड़ी। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो फाइनली गाइस, हमने जो भी वीडियो के अंदर क्वेश्चन से आपके जो भी डाउट्स थे ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर दिए। बाकी अभिषेक भाई ने हम लास्ट टाइम भी हमारे साथ वीडियो बनाया था NS400Z के ऊपर, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सेकंड सर्विस के बाद का भी रिव्यू दे देंगे उसका। ठीक है, वो भी दे देंगे। एंड उनके पास में और एक बाइक है V-Strom, उसका भी एक रिव्यू लेके आएंगे हम। एंड बाकी जो भी अगर आपको क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम सारे आंसर कर देंगे। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।